Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss the Part B questions of CSIR NET June 2016. So let's start with the question number 1, that is, the solubility of gases in water depends on their interaction with water molecules. Okay, solubility जो gases की होती है in water, that depends on their interaction with water molecules. 4 gases, that is carbon dioxide, oxygen, sulfur dioxide and ammonia. Okay, 4 gases कौन कौन सी हैं? 4 gases are carbon dioxide, next is oxygen, next is sulfur dioxide, okay, next is ammonia. Okay, these 4 gases are dissolved in water. In terms of their solubility, which one of the following statements is correct? Okay, so in 4 gases का solubility का order पूछा है कि इन 4 gases में सबसे ज़्यादा soluble कौन सी होगी, सबसे least soluble कौन सी होगी, ठीक है. So जो solubility होती है, solubility depend किस पे करती है? Interaction with the water molecules, ठीक है. So ये चीज़ तो हमने सुनी है, that is like dissolves like, right? Like dissolves like. So वाटर में solubility है तो water is a polar molecule, ठीक है. We know that water is a polar molecule, so the gas which is most polar, that will be more soluble in water, right? So इसमें हमने पोलर देखनी है कि सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है गैसेस में, ठीक है. तो पोलैरिटी क्या होती है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनमें जो गैसेस हैं मॉलिक्यूल्स उनमें आपस में जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा पोलर होगी, ठीक है. तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे लीस्ट पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में है बॉन्ड, राइट. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. दैट मीन्स इट विल बी लीस्ट पोलर एंड लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर. तो सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन सी होगी? ऑक्सीजन में सबसे लीस्ट कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में, राइट. सो सबसे मोर सॉल्युबल, मोर पोलर कौन सा है इसमें? दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है. हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड हो, दैट विल बी मोर पोलर. सो ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज मोर पोलर, तो मतलब उससे सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो होगा दैट विल बी NH3, अमोनिया. तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? अमोनिया. सो हमारा राइट करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज 4. सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर पोलर देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 4. Next is penicillin acts as a suicide substrate. Which one of the following steps of the catalysis does a suicide inhibitor affect? Suicide inhibitor. So suicide inhibitor क्या होता है guys? Suicide inhibitor is a type of irreversible inhibitor, ठीक है. irreversible inhibitor होता है और ये एंजाइम के साथ इनहिबिटर जो है ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है. एंजाइम के साथ दिस इज एंजाइम एंड एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ये एज अ सबस्ट्रेट बाइंड करता है. और जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मली होते हैं, ठीक है. जो इनिशियल कैटालिटिक स्टेप्स हैं वो नॉर्मली होते हैं. कहाँ पे चेंज है? देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड हो गया, देन इसके बाद क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. देन ये जो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. प्रोडक्ट में कैसा प्रोडक्ट बनता है? केमिकली रिएक्टिव इंटरमीडिएट. केमिकली एक यहाँ पे ये ऐसा केमिकली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है जो कि क्या करता है, यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस चलता है जब तक कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है. जब ये प्रोडक्ट बन जाता है विच इज़ केमिकली रिएक्टिव, ठीक है, तो वो क्या करता है? एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है. कैसे? बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. ये एंजाइम की एक्टिव साइट जो है, इसकी एक्टिव साइट के ऊपर कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कर देता है जिससे कि एंजाइम जो है वो परमानेंटली इनहिबिट हो जाता है, ठीक है. सो कौन से स्टेप पे ये इफेक्ट करेगा? देखो फर्स्ट स्टेप जो है ये नॉर्मली हो जाता है. सेकेंड स्टेप एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये भी नॉर्मली इस रिएक्शन पे, इस जो है कैटालिसिस पे कोई नहीं अफेक्ट होता. नेक्स्ट जब ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या करेगा? केमिकली ये
इनहिबिट कर देगा एंजाइम को बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो इस वाला जो लास्ट स्टेप है दैट इज K3, ये इफेक्ट होता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट बन जाता है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 3। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म? ओके, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। HMG कोई रिडक्टेस इज अ की रेगुलेटर ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। सो ये तो हमें पता ही है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म जिसने पढ़ा है, HMG कोई रिडक्टेस इट इज द important enzyme, it's a key regulator in cholesterol biosynthesis। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यस, बायोसिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल बनता है दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शंस यूज NADH कोफैक्टर। सो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोई भी बायोसिंथेसिस हो, ठीक है, कोई भी बायोसिंथेसिस हो, चाहे वो फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है, चाहे वो अमाइनो एसिड, कोई भी सिंथेसिस, ठीक है, कोई भी सिंथेसिस हो रही है, तो उसमें जो यूज होता है एज अ कोफैक्टर NAD का, दैट इज NADPH। ऑलवेज रिमेंबर कि बायोसिंथेसिस रिएक्शंस में जो यूज होता है दैट इज पीएच फॉर्म यूज होती है, ना कि NADH फॉर्म, ठीक है। NADH जो है ये कैटाबॉलिज्म में यूज होता है और एनाबॉलिज्म में NADPH यूज होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड उन्होंने रॉन्ग ही पूछी थी हमसे। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट इज predominant interactions between phospholipids that stabilize a biological membrane include। अब फॉस्फोलिपिड जो प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन होती है फॉस्फोलिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स ये होते हैं बायोलॉजिकल जो बायो मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, ये बाई लेयर बनाते हैं और इनमें ये हमें पता है कि लिपिड बाइलेयर जो है, जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, राइट। ये तो बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लिपिड बाइलेयर इज हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सो इसमें जो प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, राइट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शंस टू टाइप्स की हैं, कोवेलेंट इंटरेक्शन एंड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लिपिड बाइलेयर है, इसमें कोवेलेंट इंटरेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। सो कोवेलेंट इंटरेक्शन यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, इसके साथ है कोवेलेंट। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपका हाइड्रोफोबिक है नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जो हाइड्रोफोबिक एंड साइड बाय साइड आपकी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बट द मेजर इंटरेक्शन इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन plasma membrane, in biological membrane. So its correct option is 3. Next is entry of enveloped viruses into its host cells is mediated by। so enveloped viruses जो होते हैं, entry कैसे होती है host cells में? मान लो ये है host cell, this is host cell, okay, host cell में कोई भी वायरस आया तो ये वायरस क्या करेगा? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज अटैचमेंट ऑफ this virus to membrane, host membrane, and second step is fusion of its membrane with this membrane। first step क्या है? attachment, ठीक है, पहले उसके साथ अटैच होता है जाके, second is fusion and last step is entry क्या होती है? फ्यूज हो गया मेम्ब्रेन एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। हाउ? बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है, बाय एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा एक और भी हो सकता है प्रोसेस एंडोसाइटोसिस की जगह पे, दैट इज मैक्रोपिनोसाइटोसिस। अगर यहाँ पे मैक्रोपिनोसाइटोसिस होता दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, मैक्रोपिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस साथ में है मेम्ब्रेन फ्यूजन। So its correct option is 3. So next question is lateral diffusion of proteins in membrane can be followed and diffusion rate calculated by। So there are 3 techniques to calculate the lateral diffusion of proteins. What are those? That is fluorescence recovery after photobleaching, next is fluorescence correlation spectroscopy, and third one is single particle trafficking. Okay, these 3, and in these 3 techniques first one is the most common technique
which is commonly used in labs to calculate the lateral diffusion of proteins, that is FRAB. And in this technique what happens, suppose this is membrane, and its first step is to fluorescently label the membrane. Okay, fluorescently label the membrane, membrane bilayer. And second step is to pass some rays from this membrane, एंड द रीजन, जिस रीजन पे ये रेज पास करेंगी वो वाला रीजन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा, वहाँ पे फ्लोरिसेंट जो है वो डीफ्लोरीज हो जाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। सो मेम्ब्रेन इज फ्लूइडिक इन नेचर, ठीक है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड फैटी एसाइल चेन्स हैं वो मूव करती हैं। सो जैसे ही ये मूव करेंगे विद द टाइम क्या होगा, इसको हम विद टाइम के साथ ही इसका प्लॉट बनता है, ठीक है, टाइम के साथ रिकवरी तो विद टाइम क्या होगा कि ये वाले जो यहाँ पे ब्लीच हुआ है, यहाँ पे फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो ये इधर उधर मूव करते हैं। तो जैसे ही ये मूव करेंगे यहाँ से जो डीफ्लोरीज हुआ था एरिया वो वापस फिर से क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लोरेसेंस शो होगी, ठीक है। तो जैसे ही रिकवरी, जितने टाइम में रिकवरी होती है मतलब उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होती है प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं लेटरल डिफ्यूजन ऑफ proteins. So it is one of the basic technique, that is FRAB. So its answer will be fourth. Next is histone deacetylase catalyzes the removal of acetyl group from N-terminal of histones, and which amino acid of histone is involved in this process. So these types of questions are very important. So they have been asked so many times in previous year questions. So first of all, this is a table in which all these post-translational modifications are there, and what are the amino acids involved in these post-translational modifications, okay, have been listed out. So this table you have to memorize: acetylation, ubiquitination and simulation, okay. In these three modifications lysine is involved, and phosphorylation, serine and threonine is involved. ADP ribosylation, aspartic acid is involved, and in methylation lysine and arginine is involved. There are some other modifications, okay, except these, but these are the important ones. So in the question what they are asking, histone deacetylase, acetylase, what it does deacetylation, okay. Acetylation and deacetylation, both in both these reactions, in both these modifications lysine is involved. So its correct answer will be first, lysine. Next is labeling of membrane spanning domain of any integral membrane protein in a given plasma membrane vesicle without disrupting its structure is successfully carried out by, okay. So labeling of membrane spanning domain of integral membrane protein in a plasma membrane vesicle, this is plasma membrane vesicle, okay. In this integral membrane protein, membrane spanning domain, this is integral membrane protein and this is membrane spanning domain. Suppose this is membrane spanning domain and this is membrane spanning domain, and we have to label it without disrupting its structure. How is it possible? It is successfully carried out by only this technique, hydrophobic photoaffinity labeling, okay. All these techniques, immunochemical and radioisotopes, limited proteolysis, in these three techniques it is not possible. We definitely can label the protein, but can't without disrupting its structure, okay. So only possible method by for labeling of membrane spanning domain of integral membrane protein without disrupting its structure is hydrophobic photoaffinity labeling. So its correct answer will be 3. Next is E. coli is being grown in a medium containing both lactose and glucose. On depletion of glucose, expression of beta galactosidase will, okay. So we know E. coli is being grown in a medium containing both glucose and lactose, ठीक है। E. coli जो है वो ग्लूकोज में भी ग्रो करता है, लैक्टोज में भी ग्रो करता है, ठीक है। लैक ऑपरेंट पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है अगर ग्लूकोज डिप्लीट हुआ
ठीक है, ऑन द डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज। बीटा ग्लैक्टोसाइड का एक्सप्रेशन हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक कि हमें ये नहीं पता हो कि लैक्टोज उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है नहीं है, जब तक ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं होगी तब तक हम इसका एक्सप्रेशन जो है वो हम नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, अगर तो वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इट्स एक्सप्रेशन विल इंक्रीज, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो इट्स एक्सप्रेशन विल डिक्रीज। ठीक है, सो इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। सो इट इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस को कोई अटेम्प्ट करता है तो डेफिनेटली उसमें जो है वो मार्किंग मिल जाती है। So next is error free repair of double strand breaks in DNA is accomplished by error free repair। error free repair कौन सा होता है? that is homologous recombination। homologous recombination, ठीक है। अगर इसकी जगह पे error prone पूछा होता है, error prone repair, that will be, then the answer will be non homologous end joining। ठीक है, so error free repair पूछा है, error free repair कौन सा होता है? that is homologous recombination, that is third। Next is the COOH group, carboxyl group of cellular amino acids can form which one of the following bonds inside the cell? So कौन से bonds बन सकते हैं inside the cell? First is ether and ester, no। ether bond जो है, ether bond हमेशा lipids में बनता है, ठीक है। So in amino acid ether bond is not possible। Next is ester and amide bond, yes, ester bond भी बन सकता है अमाइनो एसिड्स के केसेस में। अमाइड बॉन्ड तो बनता ही है, दैट इज अ मेजर बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, दैट इज अमाइड बॉन्ड। इसके अलावा जो बनता है दैट इज एस्टर बॉन्ड, राइट। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट इज RNA interference is mediated by both siRNA and miRNA. Which one of the following statement about them is not true? Okay, so first of all we will discuss a little bit about siRNA and miRNA and what are the differences between both of them, and after then we will be able to answer this question. Next okay, next is differences between miRNA and siRNA. Okay, miRNA is natural, and siRNA is natural or synthetic. miRNA is derived by nucleolytic processing of single products of genes, that is it is derived by single stranded RNA, but siRNA it is derived by double stranded RNA. Okay, in miRNA hairpin loop formation is there, and in siRNA no hairpin loop is formed. Okay, in miRNA formation of imperfect RNA hybrid within 3' UTR, it's important point, formation of imperfect RNA hybrid within 3' UTR, but in case of siRNA formation of perfect RNA hybrid. Okay, the most of miRNA do not silence their own locus. So here there is some mistake in this. Most of miRNA don't silence their own locus. Almost all siRNAs silence their own locus. Next is processing by dicer and DROSHA. In siRNA is processed by dicer only. And in miRNA, processing occurs in nucleus and cytosol both, but in siRNA, processing occurs in cytosol only. miRNA silence gene by translation arrest, and siRNA silence gene by mRNA degradation. So these are the differences between both these, and details of miRNA and siRNA, how they are processed, I will not discuss in this slide in this video. I'll make separate video for that. Okay, so first point is both siRNA and miRNA are processed by dicer. Yes, dicer, siRNA and miRNA both are processed by dicer. Okay, dicer is involved in both miRNA and siRNA, but DROSHA is involved in only miRNA. Fine, so first point is right. Next, last, miRNA but not siRNA is processed by DROSHA, it is also correct. Next, third one,
Third one is miRNA is a natural molecule, while siRNA is either natural or synthetic one. It is also correct option. Next, second one is both siRNA and mRNA usually guide silencing of same genetic loci from which they originate. No, what I have mentioned in this slide. In miRNA do not silence their, most of the miRNA don't, exceptions are always there, most of the miRNA don't silence their own locus, but in case of siRNA, all siRNA silence their own locus. So it is wrong. So its correct answer will be answer option number 2. Next is, following are some of the characteristics of MHC class 1 and MHC class 2 molecules except one which is applicable only for MHC class 1. Okay, so all they have listed out these 4 points, and these 4 points, all these points are applicable for both MHC class 1 and 2 except only one, and we have to identify that point. In MHC class 1, one of the important characteristic of MHC class 1 is presence on nucleated cells. Okay, MHC class 1 are expressed constitutively on all nucleated cells. MHC class 1 means nucleated cells. So its correct option will be 1. Next, which of the following bacteria has subcellular localization in lysosomes? So कौन सी बैक्टीरिया की सबसेलुलर लोकलाइजेशन लाइसोसोम्स में होती है? लाइसोसोम्स मीन्स लाइसोसोम्स का जो इन्वायरमेंट होता है, जो इसकी पीएच होती है, दैट इज एसिडिक एंड कोई भी, और इतनी एसिडिक होती है कि कोई भी जो बैक्टीरिया है वो इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता. ठीक है, सो लाइसोसोम्स जो है ये बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, किल करते हैं ऑल दीज बैक्टीरियाज, राइट. सो अगर ये किल करते हैं एंड इसका इतना एसिडिक एनवायरनमेंट है, कोई भी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, तो किसी भी बैक्टीरिया की सब सेलुलर लोकलाइजेशन लाइसोसोम्स में नहीं होती. ठीक है, सो इनकी ये जो है, ये भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है. अगर हम इनकी सेलुलर लोकलाइजेशन देखें, साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, इट मल्टीप्लाइज इन मोनोसाइट डिराइव्ड मैक्रोफेजेस. Streptococcus multiplies in endothelial cells and it is killed in lysosomes. Vibrio cholera, it is also killed in acidic environment and it always prefers alkaline small intestine. Mycobacterium tuberculosis, it also resides in macrophages in compartment that fails to fuse with the lysosomal membrane. Okay, so this question is also wrong. Next, last question is, which one of the following best defines an oncogene? Oncogene is what? We know cancer causing gene. कैंसर में क्या होता है, सेल्स की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन oncogene never codes for cell cycle protein which promotes cell proliferation. अगर यहाँ से never हम हटा देते तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती, बट never है, ऐसा नहीं होता. oncogene promotes the cell proliferation, so this statement is wrong. Next is, oncogene are always involved in inherited forms of cancer. No, oncogenes are not always involved in inherited form of cancer because somatic cells जो होते हैं उसमें भी म्यूटेशंस होती हैं. ठीक है, कुछ oncogenes जो हैं वो सोमैटिक सेल्स में भी कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें है ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं सोमैटिक सेल्स के. सो these are not always involved in inherited form of cancer, so second statement is also wrong. Third one is, an oncogene codes for a protein that prevents a cell from undergoing apoptosis. Yes, it prevent a cell from undergoing apoptosis, but it doesn't best defines an oncogene, because the major characteristic that defines an oncogene, that is it promotes cell proliferation. ठीक है, it promotes cell proliferation. It upregulate the genes that are involved in cell growth. So this cannot be true. An oncogene is dominantly expressed mutated gene that renders a cell advantageous towards survival. Okay, this is right option.
इट रेंडर्स अ सेल एडवांटेजियस टूवर्ड्स सर्वाइवल, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। ऑन्कोजीन का काम क्या है? ऑन्कोजीन इट अप रेगुलेट्स द जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन cell growth, and it down regulate the genes that are involved in apoptosis. So its main function is cell proliferation, right? So its correct answer will be option number 4. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ आया हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या मेरी एक्सप्लेनेशन पे डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।